हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने आज दिया है जिसमें 50 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने यूपीपीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाली यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको दिए गए हैं निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, निर्गुण में कौन सी संधि है बताना है, विसर्ग, व्यंजन संधि या स्वर संधि। तो दोस्तों, निर्गुण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है निह धन गुण। निह धन गुण हो जाता है निर्गुण। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी विसर्ग संधि। और यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है? तो दोस्तों, अगर विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ करके इनको छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ जाए, आ और आ को छोड़ करके, ठीक है, कोई भी स्वर आ जाएगा। और विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या जो है इसके अलावा या, रा, ला या वा में से कोई वर्ण हो, या हा हो, या कोई स्वर हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग का क्या बन जाएगा? विसर्ग का बन जाता है आधारा। विसर्ग चेंज हो जाएगा आधारा में। आधारा जो है ऊपर लगता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निधन गुण, तो विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है? छोटी ई है, और बाद में क्या है? गा है। तो ये तीसरा व्यंजन है का वर्ग का, ठीक है। तो विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर होना चाहिए, और उसके बाद जो है तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या इनमें से कोई हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है? आधारा, और ये ऊपर लगता है, तो ये बन जाता है निर्गुण, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, निधन आशा। तो यहाँ पे भी विसर्ग से पहले छोटी ई है और यहाँ पे स्वर दे दिया गया, कोई भी स्वर आ जाए तो यहाँ पे यही रूल लगेगा। निधन आशा क्या हो जाता है? निराशा। अब यहाँ पे जो है आप कहेंगे कि आधा रा नहीं आया, तो दोस्तों आधा रा यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन आधा रा और बड़ा आ, ये वाला जो स्वर है, ये मिलकर के क्या बना देते हैं? रा बना देते हैं, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे पूरा रा आता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, निधन भय। तो निधन भय में यहाँ पे छोटी ई है विसर्ग से पहले, और यहाँ पे भा है, ठीक है। तो यहाँ पे भा जो है पा वर्ग का चौथा अक्षर होता है, तो यही यहाँ पे भी यही रूल लग जाएगा। क्या हो जाएगा? निधन भय निर्भय हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे दो धन जन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे छोटा ऊ है विसर्ग के पहले, और यहाँ चा छा जा तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। दो धन जन दुर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अलग अलग भाग प्रयोग होते हैं, तो उसके आधार पर जो है वर्ण, एक तो होते हैं कंठ, एक तो होते हैं कंठ के बाद आएगा तालव्य, जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं। फिर जो है आ जाएगा मूर्धा, तो मूर्धा की सहायता से जो बोले जाते हैं वो होते हैं मूर्धन्य। और फिर जो है आ जाता है दांत, तो दांत की सहायता से जो बोले जाते हैं वो होते हैं दंते। और दांत के बाद आ जाएगा ओठ, तो ओठ की सहायता से जो बोले जाते हैं वो होते हैं ओष्ठ। तो कंठ की बात करते हैं, कंठ में जो है का वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। और इसके अलावा छोटा आ और बड़ा आ और हा। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो तालु से जो है चा वर्ग आ जाएगा, और इसके अलावा जो है दोनों ई, छोटी ई, बड़ी ई, और या और शा। मूर्धा से, तो मूर्धा से का, चा, टा, टा वर्ग आ जाएगा, तो टा वर्ग के सभी वर्ण, और इसके अलावा ऋषि वाला री और रा और मूर्धन्य सा। और दंत, दंत में ता वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं,
ता था दा धा ना, और इसके अलावा ला और छोटा सा। ओष्ठ में जो है पा वर्ग आ जाता है, पा वर्ग के सभी वर्ण, और इसके अलावा जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपको बोलने के लिए इनके लिए भी जो है ओठ का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हो जाते हैं ओष्ठ। तो यहाँ पे पूछा गया दंत कौन सा नहीं है, तो ता था दा धा ना, ना जो है तावर्ग का है, ता भी हो जाएगा तावर्ग का, दा भी हो जाएगा, टा जो है ये आपका नहीं होगा, टा है मूर्धन्य। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब पूछा गया पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो दोस्तों पुत्री यहाँ पे दिया गया है सुधा, सुधा जो है किसका पर्यायवाची होता है, अमृत का। इंद्रा, तो इंद्रा पर्यायवाची होता है सची, जो इंद्र की पत्नी है इंद्राणी, तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा इंद्रा। आत्मजा, तो आत्मजा हो जाएगा पुत्री का पर्यायवाची। और इसके अलावा भानुजा दिया गया है, तो भानुजा की बात करते हैं तो ये यमुना का पर्यायवाची होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा आत्मजा। इसके अलावा जो है पुत्री के पर्यायवाची आप याद रखेंगे अंगजा, इसके अलावा जो है तनुजा, तनुजा, दुहिता, नंदना, नंदना या नंदनी, तनया, तनया और घिया। तो ये जो है कुछ है पुत्री के पर्यायवाची, तो इनको आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अक्ल का दुश्मन होना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, महापंडित या शत्रु या मित्र या महामूर्ख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्ल का दुश्मन होना यानी कि महामूर्ख होना। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो दोस्तों गिरिधर, गिरिधर का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गिरी को धारण करने वाले, गिरी मतलब पर्वत, गिरी को धारण करने वाले। तो पर्वत को किसने धारण किया था, श्री कृष्ण जी ने। तो गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो यहाँ पे बहुव्रीहि इसका राइट आंसर होगा। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक अन्य पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे जो है गिरिधर, इनमें जो है कोई पद प्रधान नहीं है, ना गिरी ना धर, बल्कि श्री कृष्ण जी। तो ये एक अलग पद हो जाएगा, इसकी प्रधानता है। तो इसमें कोई अलग ही अर्थ निकलता है, वहाँ पे होता है बहुव्रीहि समास। और इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं या भगवानों के नाम आते हैं। और जैसे कि चंद्रमौली, चंद्रमौली बताइए जो है ये कौन सा समास है। तो चंद्रमौली होता है चंद्र को धारण करने वाले अर्थात शंकर, ठीक है, शंकर जी को कहते हैं चंद्रमौली। तो यहाँ पे भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा जो है खगेश बताइए जो है, खगेश, खगेश किसको कहते हैं, तो खगेश कहते हैं खगों के ईश्वर, खग मतलब पक्षी, पक्षियों के ईश्वर अर्थात गरुण। तो गरुण देवता को कहते हैं खगेश, और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। उल्लेख अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक या अतिशयोक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उल्लेख अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर, जहाँ पे एक वस्तु का वर्णन कई तरीके से किया जाता है वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। तो यहाँ पे शरीर का वर्णन कई तरीके से किया जा रहा है। नवल मतलब नवीन, नया, सुंदर, और श्याम मतलब सांवला। तो कई तरीके से शरीर का वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, मतलब पत्नी है लेकिन साथ में अभी नहीं है, तो उसके लिए जो है कौन सा शब्द होगा, विधुर। तो विधुर तो होता है जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उसके लिए विपत्नीक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसको कहते हैं विपत्नीक। वियोगी मतलब जो किसी के वियोग में हो, मतलब कोई दूर हो गया है उससे तो उसके वियोग में हो, तो उसको कहते हैं वियोगी। अपत्नीक यहाँ पे नहीं होगा, विपत्नीक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे अध्युड़ा। अध्युड़ा कहते हैं जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर लेता है उसको क्या कहते हैं, अध्युड़ा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा। तो दोस्तों पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा बताइए, प्लंग होगा या प्लवंग या परमंग या पर्यंक। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पर्यंक। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिखता हूं मैं यहाँ पे,
पर्यंक, ये हो जाता है पलंग का तत्सम। और कुछ तत्सम मैं आपसे पूछूंगा। चना का जो है बताइए क्या होगा। गाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा। और इसके अलावा खुजली का बताइए। और इसके अलावा झूठा, झूठा का तत्सम क्या होगा। और त्योहार का बताइए। तो दोस्तों चना का हो जाता है चणक, गाड़ी का होता है गार्त, खुजली का क्या होगा, खुजली का होता है खरजू। ये सब पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झूठा का जुष्ट हो जाएगा। और त्योहार का क्या होता है तिथिवार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल पर्यंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा बहुत बार पूछा गया है, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। और आसान सा है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है। काली घटा का घमंड घटा बताइए जो है कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हो जाएगा यमक अलंकार। जहाँ पे भी कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है तो वहाँ पे होता है यमक अलंकार। अब यहाँ पे काली घटा, घटा जो है 2 बार आया है। एक घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा का मतलब होता है कम हुआ। काली घटा का घमंड घटा मतलब काले बादल का घमंड कम हुआ। तो यहाँ पे यमक अलंकार बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया है जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द मतलब उनका अर्थ समान हो, उन शब्दों की आवृत्ति यानी कि रिपीटिशन होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। मतलब कोई शब्द आएगा बार बार और लेकिन हर बार अर्थ उसका समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। अलग अलग होता है तो वहाँ पे यमक होता है, लेकिन समान अर्थ होगा वहाँ पे होता है लाटा अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे हो जाएगा लाटा अनुप्रास अलंकार। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ठीक है, पूत सपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पे जो है पूत आया 2 बार, कपूत तो खैर एक ही बार है, तो का धन संचय ये भी जो है 2 बार आया है। तो इसमें जो है अलग अलग अर्थ नहीं है, पूत यहाँ है और यहाँ भी दोनों का अर्थ सेम है, तो यहाँ दोनों जगह है। और का धन संचय ये 2 बार आया है और सब में जो है अर्थ अलग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा लाटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगर छेका अनुप्रास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ण 2 बार आता है। जैसे कि अति आनंद मगन महतारी, तो मगन महतारी माँ जो है 2 बार आ गया, तो यहाँ पे छेका अनुप्रास हो जाएगा। और श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास में एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है। मतलब कि कोई कविता होगी उसमें एक ही वर्ग, जैसे का वर्ग के सारे अक्षर आ जाएंगे, का खा गा, तो इस तरह से एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति जहाँ पे होगी वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होगा। और वृत्यानुप्रास में क्या होता है, तो दोस्तों वृत्यानुप्रास में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण मतलब बार बार आता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे रा जो है बार बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे लाटानुप्रास हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आग पर पानी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना, या जलते घर को बचा लेना, या कुछ भी जलने न देना, या आग बुझाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, या बहुव्रीहि है, या द्विगु है, या कर्मधारय है। तो दोस्तों त्रिभुवन में हो जाएगा द्विगु समास, जहाँ पे पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। पहला पद अगर संख्यावाचक है और अगला जो पद है वो है संज्ञा, तो वहाँ पे क्या होता है द्विगु समास होता है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कोई अलग अर्थ ना निकलना चाहिए। जैसे कि त्रिनेत्र होता है, यहाँ पे भी जो पहला पद है वो है संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है। त्रिनेत्र कहते हैं शिव जी को, तो यहाँ पे हो जाता है बहुव्रीहि। लेकिन अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है लगा सकते हैं द्विगु समास। इसी तरह से चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं,
अगर चतुर्भुज दिया गया है, समास पूछा गया है, अगर बहुव्रीहि नहीं ऑप्शन में है तो जो है आपको लगाना होगा द्विगु, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो आपको बहुव्रीहि फिर लगाना होगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन है मतलब द्विगु और बहुव्रीहि तो आपको प्रियोरिटी देना होगा बहुव्रीहि को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चतुर्भुज क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा द्विगु समास के जो है और उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो चौराहा हो जाएगा, चौराहा 4 रास्तों का समूह। त्रिफला हो जाएगा 3 फलों का समूह। इसके अलावा त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। पंचवटी, चवन्नी, अठन्नी, ये सब भी जो है द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो दोस्तों स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वर्धन गारोहण नहीं होगा, स्वर्गाधन रोहण ये भी नहीं होगा, स्वर्गधन आरोहण, स्वर्गधन आरोहण हो जाएगा। और यहाँ पे संधि बताइए कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है छोटा आ और यहाँ पे बड़ा आ और आ मिलकर के बन गया बड़ा आ। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों आपको वर्ण बताना है जो कि तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो, अघोष भी हो। तो तालव्य मैंने आपको बताया था, तालव्य में जो है चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। और इसके अलावा महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण में जो है आपका किसी भी वर्ग का जो सम स्थान पे होते हैं, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो है जो सम स्थान पे है वो होते हैं महाप्राण। और इसके अलावा अघोष व्यंजन की बात करते हैं तो अघोष जो है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है अघोष। तो अब जो है ऑप्शंस आपको देखना है। ठा की बात करते हैं तो ये जो है चा वर्ग का नहीं है, ठा वर्ग जो है टा वर्ग का है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। टा वर्ग जो है मूर्धा होता है, मूर्धन्य। और छा की बात करते हैं तो छा जो है चा वर्ग का है। और इसके अलावा जो है ये चा छा दूसरे नंबर पे आता है तो ये महाप्राण भी हो जाएगा। और अघोष तो पहला और दूसरा होता है अघोष, तो ये अघोष भी हो जाएगा। तो यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। था की बात करते हैं तो ये ता वर्ग का है, ता वर्ग जो है दंत में आता है तो ये नहीं होगा। झा की बात करते हैं तो ये जो है चा वर्ग का है। और इसके अलावा ये जो है महाप्राण भी हो सकता है क्योंकि चा छा जा झा चौथे नंबर पे आता है, लेकिन ये अघोष नहीं होगा क्योंकि जो है ये पहला और दूसरा वर्ण ही अघोष हो सकता है किसी भी वर्ग का, तो ये चौथे नंबर पे है तो इसलिए अघोष नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है छा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कार्यालय, कार्यालय, और यहाँ पे दिया गया कार्यालय, और यहाँ पे कार्यालय, तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, कार्यालय। ये जो है सही वर्तनी होगी इसकी, कार्यालय की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों भय जो है ये भयानक रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध, क्रोध होता है रौद्र रस का। और रति ये श्रृंगार रस का होता है। शोक ये करुण रस का होता है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप बताइए जो है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। और इसके अलावा विभत्स, विभत्स रस का बताएं क्या होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का क्या होगा, अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय या आश्चर्य। और शांत रस का क्या होगा, तो दोस्तों शांत रस का हो जाएगा निर्वेद। और वात्सल्य रस एक होता है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का क्या हो जाएगा वत्सल। हास्य रस का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हास्य रस का हो जाएगा हास। और इसके अलावा एक आपका बच जाएगा भक्ति रस, भक्ति रस का हो जाएगा भक्ति। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी जो रस हैं इनका स्थायी भाव आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो है क्रोध का क्या हो जाएगा रौद्र रस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब दिया गया है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो अब यहाँ पे मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन सा होता है, टा वर्ग, टा वर्ग होता है मूर्धन्य।
और महाप्राण होना चाहिए। तो महाप्राण जो सम स्थान पे आते हैं, दूसरे और चौथे। और अघोष मैंने आपको बताया था, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है अघोष। तो अब आप यहाँ पे देखिए, टा जो है ये मूर्धन्य है, लेकिन ये जो है महाप्राण नहीं हो सकता, क्योंकि महाप्राण जो है दूसरे नंबर पे जो आता है और चौथे नंबर पे, ये तो पहले नंबर पे आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठा की बात करते हैं तो ये दूसरे नंबर पे तो आता है, और इसके अलावा जो है ये टावर का है तो ये मूर्धन्य भी है, और अघोष भी हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है, तो यही जो है इसका राइट आंसर है। बाकी जो है धा की बात करते हैं तो ये टावर का है, और भा की बात करते हैं तो ये जो है पा फा बा, ये जो है पावर का है। ठीक है, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। और धा की बात करते हैं तो ये टावर का है तो दंत हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो ज्यादा बताइए किस तरह का विशेषण है। विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, और चारों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। 4 मुख्य भेद होते हैं, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक में भी 2 भेद हो सकते हैं, एक हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक और एक हो जाएगा अनिश्चित। इसी तरह से संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित जो है 2 भेद हो जाएंगे। तो यहाँ पे शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, तो यहाँ पे गुणवाचक तो होगा नहीं, ना ही ये सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। तो परिमाणवाचक जो है होगा या संख्यावाचक बताइए। तो यहाँ पे संख्या तो है नहीं कि आप कितना व्यस्त हैं, आप नंबर में बता सकें, तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक। जहाँ पे मात्रा की बात होती है वहाँ पे परिमाणवाचक होता है। ठीक है, तो ज़्यादा व्यस्त हैं, यहाँ मात्रा का बोध हो रहा है तो इसलिए परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि जब एक ही वर्ग के वर्ण बार बार रिपीट होंगे तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पे एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ही वर्ग के वर्ण जो है आपको देखने को मिलेंगे बार बार, वहाँ पे हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दूंगा तो जो है आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दिनांत था दीनानाथ, डूबते सधेनु, आते ग्रह ग्वाल बाल, आते ग्रह ग्वाल बाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे दा और ना, ता था, दा ना था यहाँ पे जो है, और यहाँ पे ता है, और यहाँ धा, यहाँ ना, यहाँ ता, और यहाँ पे जो है इसके अलावा नहीं है। तो ये सभी एक ही वर्ग के हैं, सभी जो है ता हो चाहे था हो या दा हो या धा हो, ये सभी एक ही वर्ग के ता वर्ग के वर्ण हैं और बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है टोटल, तो वर्णों की संख्या टोटल हो जाती है 52 वर्ण है, जिसमें से जो है स्वर कितने हैं? स्वर हैं 11, जो कि आ से लेकर के अ तक हो जाते हैं, और 2 अयोगवाह हो जाते हैं। अयोगवाह जो कि ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में, ये हो जाएंगे 2। कौन कौन से? तो एक हो जाएगा आपका अन और एक आ, अनुस्वार और विसर्ग। और इसके अलावा स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन जो है जो वर्ग वाले होते हैं, तो इसमें जो है 5 वर्ग है और हर वर्ग में 5 वर्ड हो जाएंगे, तो 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं 4, और ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं 4, और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन ये हो जाते हैं 2। ठीक है, तो इनको जो है पूरा आप काउंट करेंगे तो ये टोटल वर्ड हो जाते हैं 52। तो स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक मतलब प्रकाश,
तो आलोक का विलोम क्या होगा? बालोक नहीं होगा, जालोक नहीं होगा। तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब होता है अंधकार। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा तिमिर। लोक का विलोम क्या होता है? लोक का होता है परलोक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों जब एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, एक से ज्यादा बार आए, तो वहां पे जो है ये दिया गया है कि अर्थ भी उनका अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? वक्रोक्ति या श्लेष अलंकार या अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार? तो दोस्तों यहाँ पे होता है यमक अलंकार। जब किसी कविता में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी आया था, काली घटा का घमंड घटा, तो वहाँ पे घटा के दो अर्थ थे, एक जो है बादल और एक घटा का मतलब कम हुआ। इसी तरह से कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, इसमें एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, तो जहाँ पे रेपिटेशन होगा शब्दों का और लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे, वहाँ पे यमक अलंकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों मेरे दोस्त के लिए, यहाँ पे कारक की विभक्ति है के लिए, और के लिए जो है किस कारक की विभक्ति होती है? संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, या जो है वास्ते या हेतु या निमित्त। ये जो है संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, निमित्त होता है, यहाँ निमित्ती लिख गया है, तो निमित्त। और एक जो है बहुत कंफ्यूजन रहता है को, संप्रदान कारक की विभक्ति के रूप में को भी आता है कई बार, जहाँ पे जो है कोई चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाती है। जैसे कि हमेशा के लिए अगर कोई चीज़ दे दी जाएगी तो वहाँ पे होगा संप्रदान कारक। जैसे कि राजा ने गरीब को दान दिया, गरीब को दान दिया, तो दान दिया तो वो वापस तो लेगा नहीं। जब हमेशा के लिए कोई चीज़ दे दी जाएगी तो वहाँ पे होगा संप्रदान कारक, यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। लेकिन अगर कहूँ कि राम ने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, तो यहाँ पे जो को है, क्योंकि यहाँ पे जो है वापस उसको लेना है। धोबी को कपड़े दिए तो हमेशा के लिए तो दिए नहीं, फिर से वापस लेगा, तो यहाँ पे जो है कौन सा होगा? यहाँ पे कर्म कारक होगा, क्योंकि को जो विभक्ति होती है वो कर्म कारक की भी होती है, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। तो कर्म कारक और संप्रदान कारक में यही कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे हमें को विभक्ति से संप्रदान चुनना है या फिर कहाँ पे कर्म चुनना है। तो जहाँ पे कोई चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाए वहाँ पे संप्रदान होगा, यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान, और जहाँ पे जो है वापस लेना हो वहाँ पे जो है हो जाएगा कर्म कारक। जैसे कि राम ने मोहन को पैसे दिए, तो पैसे दिए यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है कि वापस वो उससे लेगा, तो यहाँ पे होगा संप्रदान। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि राम ने मोहन को पैसे उधार दिए, तो उधार अगर कोई देता है तो वापस भी लेता है, तो वहाँ पे क्या होगा? कर्म होगा। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल संप्रदान कारक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जो दंड पाने योग्य हो, भयानक तो भयानक नहीं होगा। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। दंडनीय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। और जीवट का अर्थ क्या होता है? जीवट मतलब होता है साहस या हिम्मत, साहस या हिम्मत। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा अलंकार में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे तुलना की जाती है, तो यहाँ पे जो है उपमा का अर्थ होता है तुलना, और मिलान भी तुलना ही होता है एक तरह से, और सादृश्य मतलब किसी चीज़ के जैसा, तो ये भी जो है उपमा का पर्यायवाची हो जाएगा। ये तीनों है उपमा के पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है उपमा का पर्यायवाची नहीं है। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी आप देखते हैं जहाँ पे उपमेय की उपमान में संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा, संभावना या अनुमान। ठीक है, बाकी तुलना, मिलान और सादृश्य ये जो है तीनों उपमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए,
ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा? गुंडागर्दी करना नहीं होगा, गलत ढंग से कमाई करना नहीं होगा, बहुत कंजूस होना। बहुत कंजूस आदमी क्या होता है? उसकी चमड़ी चली जाती है लेकिन दमड़ी मतलब होता है कि पैसा पैसा ना जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कंजूस होना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे सा आया है। ठीक है, सा या जैसा, सरिस, ये सब शब्द जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है जिसमें उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, मतलब उसके जैसा बताया जाता है। तो इसके जो है उपमा अलंकार की बात करते हैं तो इसके 4 अंग होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। उपमेय क्या होता है? उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। और इसके अलावा तीसरा अंग होता है वाचक शब्द, और चौथा अंग हो जाता है समान गुणधर्म। समान गुणधर्म, इसको जो है एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है, चंद्र सा सुंदर है, सुंदर है। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? सीता का मुख, इसकी तुलना की जा रही है चंद्र से, तो सीता का मुख हो जाएगा उपमेय। और किससे तुलना की जा रही है? चंद्र से, तो ये हो जाएगा उपमान। और वाचक शब्द जो तुलना करने का कार्य करेगा वो हो जाएगा वाचक शब्द। तो यहाँ पे सा हो जाएगा, सा है वाचक शब्द, वाचक शब्द। और समान गुणधर्म, तो सुंदर यहाँ पे हो जाएगा समान गुणधर्म, मतलब ऐसा गुण जो दोनों में कॉमन होगा। सीता का मुख और चंद्रमा में दोनों कॉमन गुण क्या है? दोनों सुंदर हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा समान गुणधर्म। सुंदर क्या हो जाएगा? समान गुणधर्म। ठीक है, तो अब आपको जो है यहाँ पे पूर्ण उपमा की बात करते हैं। तो पूर्ण उपमा में क्या होता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है पूर्ण उपमा, तो इसमें जो है सभी चीजें होती हैं। पूर्ण उपमा कहाँ पे होगा? जहाँ पे उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, वाचक शब्द भी होगा और समान गुणधर्म भी होगा, वहाँ पे हो जाएगा पूर्ण उपमा। जैसे कि सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें सब कुछ है, तो ये हो जाएगा पूर्ण उपमा। लुप्त उपमा में क्या होगा? लुप्त उपमा में कोई एक चीज या एक से ज्यादा चीज लुप्त हो सकती है। ठीक है, इसमें चाहे उपमान को लुप्त कर दिया जाए या समान गुणधर्म को या कुछ भी, मतलब इसमें से किसी को लुप्त कर दिया जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा क्या? लुप्त उपमा। और रत्नोपमा की बात करते हैं तो रत्नोपमा में क्या होता है? उपमेय और उपमान एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं जैसे किसी श्रृंखला की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, वहां पे होता है रत्नोपमा। और मालोपमा की बात करते हैं तो मालोपमा में जहां उपमेय का उत्कर्ष दिखाने के लिए अनेक उपमान एकत्र किए जाते हैं, वहां पे मालोपमा होता है। मतलब कि उपमेय का उत्कर्ष दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे सीता का मुख दिखा दिया गया चंद्र जैसा है, अब इसको और बढ़ा चढ़ा करके दिखाना है, सीता का मुख चंद्र जैसा है, फिर बता दिया गया कमल जैसा है, मतलब उसके लिए कई उपमान अगर पेश कर दिए जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा मालोपमा। जैसे कि सीता का मुख चंद्र जैसा है, कमल जैसा है, या जो है और कुछ कह दिया गया सीता के मुख को गुलाब जैसा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? मालोपमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, यहाँ पे क्या होगा? रत्नोपमा। यहाँ पे रत्नोपमा हो जाएगा, जिसमें जो है क्या होता है? रत्नोपमा में उपमेय और उपमान एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं जैसे किसी श्रृंखला की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, यहाँ पे एक कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रत्नोपमा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तिरस्कार ये वाला सही है या ये वाला, या तिरस्कार ये वाला या ये वाला? तो दोस्तों यहाँ पे जो है शुद्ध वर्तनी है पहले ऑप्शन की। तिरस्कार जो है इस तरह से लिखा जाता है और पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो गरुड़ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? खगेश, मघवा, पक्षीनाथ, जातवेद। तो खगेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है गरुड़ के पर्यायवाची इसके अलावा जो है हो जाएगा पत्रगारी और उर्गारी, उर्गारी, हरियान, हरियान और वातने और
सुपर्ण और विषमुख, ये जो है कुछ हो जाएंगे गरुड़ के पर्यायवाची। मघवा किसका पर्यायवाची है? तो मघवा होता है इंद्र का। जातवेद किसका होता है? तो जातवेद होता है स्वर्ण यानी कि सोने का। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन खगेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया या पूर्वगामी। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम खेल कर सो गया, तो यहाँ पे पहली क्रिया क्या है? खेलना, और दूसरी क्रिया है सोना। तो खेल कर ये जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जो पहली क्रिया होगी वो पूर्वकालिक हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, जिसकी दो माताएं हों उसके लिए इनमें से उपयुक्त तो शब्द क्या होगा? द्वैमातुर, द्वैमातृका, सौतेला या द्विमाता। तो दोस्तों जिसकी दो माताएं हों उसके लिए जो है हो जाएगा द्वैमातुर। यहाँ पे फ़ॉन्ट उतना सही से नहीं आ पाता है, इस तरह से लिख के आ रहा है। द्वैमातुर सही तरीका जो है लिखने का ये होता है द्वैमातुर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो रोगी चल नहीं सकता, यहाँ पे जो है कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया आई है, कर्ता यहाँ पे प्रधान है। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है और इसमें जो है ज़्यादातर असमर्थता प्रकट की जाती है। रोगी से चला नहीं जाता, यहाँ पे असमर्थता प्रकट की जा रही है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोगी से चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये सब क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक जो है कर्तवाच्य जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है, और एक होता है कर्मवाच्य जहाँ पे कर्म प्रधान होता है, और एक होता है भाववाच्य जहाँ पे भाव प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? तो दोस्तों चिरंतन का मतलब क्या है? चिरंतन का मतलब होता है जो बहुत समय पहले से चला आ रहा हो, प्राचीन या पुरातन। ठीक है, प्राचीन या पुरातन। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनस्वर, अनस्वर नहीं होगा, अल्पजीवी भी नहीं होगा, नश्वर। यहाँ पे चिरंतन का विलोम होता है नश्वर, नश्वर जो कि नष्ट हो जाता हो। ठीक है, जो बहुत समय से ना चला आ रहा हो, नष्ट हो जाता हो, उसको कहते हैं नश्वर। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्षणिक, जो क्षण भर में खत्म हो जाए, तो नश्वर इसका विलोम होता है चिरंतन का, ये आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? गहरी दोस्ती या उम्र पता लगाना या चकित करना या बोलने से रोकना। तो दोस्तों जो जानवर होते हैं दूध देने वाले, गाय भैंस बकरी वगैरह, इनकी जो उम्र है वो दांत गिन करके पता लगाई जाती है। तो दांत गिनना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे उम्र पता लगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, यति का क्या अर्थ है? चरण, गण, विराम या प्रवाह। तो दोस्तों यति कहते हैं किसको? विराम को। छंद पढ़ते समय जहाँ पे रुकना पड़ता है, जहाँ पे विराम लेना पड़ता है, उसको कहते हैं यति। जैसे कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। तो बड़े बड़ाई ना करे, यहाँ पे रुकना पड़ा आपको, तो ये क्या हो गया? जहाँ पे रुकना पड़ता है उसको कहते हैं यति। ठीक है, आप लगातार ऐसे नहीं पढ़ते जाएंगे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रुकना पड़ता है आपको, तभी जो है सही से वो लय आता है। तो क्या कहते हैं? विराम कहते हैं यति को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सबसे पहले गिना जाने वाला, इसके लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? अग्रहरी, अग्रगणक, अग्रगामी या अग्रगण्य। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अग्रगण्य। सबसे पहले गिना जाने वाला कौन होता है? अग्रगण्य। अग्रगामी सबसे आगे चलने वाला, सबसे आगे चलने वाला जो होता है उसको कहते हैं अग्रगामी। अग्रगणक या अग्रहरी इसमें से नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब इसमें से बताना है कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है। नाग का समानार्थी या पर्यायवाची बताना है कौन सा है? रथ या सारंग या मोक्ष या पारा। तो दोस्तों नाग का समानार्थी हो जाएगा सारंग।
ठीक है। नाग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। और इसके अलावा नाग के पर्यायवाची हो जाएंगे अहि, अहि, उरग और व्याल और फणीस और काकोदर। तो ये जो है कुछ हो जाएंगे नाग के पर्यायवाची। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभी है या स्वा है या मान या स्वाभि? तो दोस्तों अभिमान में जो है स्वा लगाते हैं तो बन जाता है स्वाभिमान। स्वा प्लस अभिमान हो जाता है स्वाभिमान। तो यहाँ पे जो है स्वा उपसर्ग हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है दिया गया है दाम संवारे काम। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दाम संवारे काम, दूसरों के धन का फायदा उठाना नहीं होगा। पैसा सब काम करता है या पैसे से सब काम हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाम मतलब पैसा, संवारे काम, पैसा सब काम करता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आदि का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आदि का विलोम बताना है। दिया गया है अयादि। तो अयादि तो संधि होती है। अंत, आदि का विलोम हो जाएगा अंत। अंत जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्याधि नहीं होता है। आद्य, आद्य जो है इसका समानार्थी हो जाएगा। आदि और आद्य दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो ये जो है समानार्थी हो जाएगा। और आद्य का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होता है अंत्य। ठीक है, आदि का अंत होता है, लेकिन आद्य का अगर पूछा जाए तो आद्य का अंत्य होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है थोथा चना बाजे घना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोथे को चना पसंद है, नहीं। ना पूरी होने वाली आशा, तो ये भी नहीं हुआ। अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। तो जो कम ज्ञानी होता है, कम बुद्धि वाला इंसान होता है, वो ज़्यादा बड़ाई करता है अपने आप की, ज़्यादा सीखी बगाता है। तो यहाँ पे अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जात शत्रु, अजात शत्रु, उद्भूत या आजन्म शत्रु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। उद्भूत, उद्भूत का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न, उत्पन्न या प्रकट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दिया गया है आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक है या निषेधवाचक है या प्रश्नवाचक है या इच्छावाचक? तो प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछा जाएगा, निषेधवाचक में जो है नकारात्मक वाक्य होगा, संकेतवाचक में कोई संकेत दिया जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा आपको शीघ्र स्वास्थ्य मिले, ये जो है क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रति जो है ये श्रृंगार रस का होता है, निर्वेद शांत रस का होता है। हास्य रस का क्या हो जाएगा? हास। शोक जो है करुण रस का होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत के बारे में बताना है किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक है, तो दोस्तों गुणवाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत जो है ये सर्वनाम तो है नहीं। संख्यावाचक, तो संख्यावाचक जो है नहीं होगा, इसको जो है आप गिनती में संख्या में नहीं बता सकते कि कितना देर से आया। ठीक है, तो इसलिए परिमाणवाचक हो जाएगा। जहाँ पे मात्रा का बोध होता हो वहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा। और कौन सा परिमाणवाचक होगा, निश्चित या अनिश्चित? तो यहाँ पे अनिश्चित, बहुत से क्योंकि पता नहीं चल रहा कितनी देर बाद आया, तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता कि वो 2 घंटे देर से आया तो वहाँ पे हो जाता निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लग करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग जो है पहले लगते हैं, तो गाड़ी वाला में बाद में लगा वाला, गाड़ी वाला, तो वाला यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय की बात करते हैं तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय, जिनको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो मूल धातु यानी कि क्रिया से बने होते हैं, वो होते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय
तो मूल धातु के अलावा किसी भी शब्द से बने होते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो अब आप बताइए जो है गाड़ी वाला किस प्रकार का प्रत्यय होगा। तो गाड़ी ये जो है क्रिया तो है नहीं, ये है संज्ञा, तो ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और ये किस तरह का तद्धित प्रत्यय है, तो ये है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तवाचक, क्योंकि गाड़ी वाला क्या है, एक कर्ता, जब प्रत्यय जुड़ करके कर्ता बन जाएगा तो होगा कर्तवाचक, ठीक है। तो ये भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक से प्रत्यय। तो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आग्नेयास्त्र, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, आग्नेय धन अस्त्र। यहाँ पे आ और यहाँ पे भी आ और आ मिलकर के बना देंगे बड़ा आ, आग्नेयास्त्र, ठीक है। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सी संधि है इसमें, तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है लौ कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है का, ये किस कारक की विभक्ति होती है, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की तो के लिए होती है, संप्रदान के लिए। अधिकरण कारक की होती है में या पर। संबंध कारक की जो है हो जाती है का, की, के या ना, नी, ने, ना, नी, ने या रा, री, रे। तो यहाँ पे जो है लौ कुश का भाई है, ये हो जाएगा संबंध कारक। अपादान कारक, अपादान में जो है क्या विभक्ति होती है, से विभक्ति होती है, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने या दूर होने के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति से होती है, संबंध कारक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो अतिथि का सत्कार करे उसे कहेंगे। तो दोस्तों जो अतिथि का सत्कार करे उसको क्या कहेंगे, अतिथि। तो अतिथि मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसको कहते हैं अतिथि, जो कभी भी आ जाए, ठीक है। और वैसे तो मेहमान को अतिथि कहा जाता है, लेकिन जो है इसका अर्थ क्या होता है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। आतिथ्य, तो जो अतिथि का सत्कार करता है उसको कहते हैं आतिथ्य। अतिथि आएगा उसका स्वागत जो करेगा वो होगा आतिथ्य, यानी कि मेजबान। और अमर्यादित मतलब जो मर्यादा से बाहर की चीज हो वो होगा अमर्यादित। आतिथ्य, आतिथ्य का मतलब क्या होता है, अतिथि सत्कार का जो भाव होता है वो होता है आतिथ्य, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ, रोमन लिपि या देवनागरी या गुरुमुखी या खरोष्ठी। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है देवनागरी लिपि का, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि जो कि भारत की सबसे प्राचीन और सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है, और इसी से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।